गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यूज़। हमने परसों वाले लेक्चर में पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है एंड उसके टाइप्स कितने होते हैं। टिश्यू में हमने देखा था, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो हमारे सेल्स का ग्रुप होता है, उन सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सेम है और उनका फंक्शन भी सेम है, उसका ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यूज़। और उन टिश्यूज़ के फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से वो एक साथ काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं और वो टिश्यू उसको बनाते हैं और टिश्यू उसे बनाते हैं और उसे हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू मिलके ही हमारा ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ही हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। देन ऑर्गन सिस्टम को मिला के हमारी एक पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। तो परसों के लेक्चर में हमने देखा था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और उसके कितने टाइप होते हैं। उसके टाइप में हमने देखा था कि उसमें एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, एक मस्कुलर टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक मस्कुलर टिश्यू होता है और एक नर्वस टिश्यू होता है। 4 टाइप के टिश्यूज़ हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट लेक्चर में जब हमने देखा था परसों, अब हमने इसके साथ में जो भी इसका क्लासिफिकेशन देखा था, टिश्यू क्या होता है ये देखा था, उसके साथ में हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था। कल के लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा और आज हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग टू लेक्चर या वीडियो या नोट्स, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, मस्कुलर टिश्यूज। It is made up of muscle cells, muscle fibers which unite to form muscles. नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो मसल्स में ही पाए जाते हैं, जो मसल्स को बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू, मेड अप ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर। जो हमारे मसल सेल से मिलके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू और ये एक यूनाइट फॉर्म में होते हैं मसल के अंदर। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रिदमेटिकली। ठीक है, ये एक टाइम पे एज अ रिदम कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देन रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देन रिलैक्स होते हैं। इट इज द डायग्राम ऑफ मस्कुलर टिश्यू। देन हम बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज के कितने टाइप होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 टाइप होते हैं हमारी मस्कुलर टिश्यू को। एक होता है हमारा स्मूथ मसल टिश्यू, दूसरा होता है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू एंड थर्ड होता है हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं रेड, पिंक एंड पर्पल कलर में, ये जब भी हम टिश्यू को, मस्कुलर टिश्यू को या मसल टिश्यू को हम एज अ माइक्रोस्कोपिक देखते हैं तो हमको इस तरीके का एक डायग्राम या हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स टिश्यूज होते हैं वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं और जो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं वो वॉलेंटरी कंट्रोल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या इनका काम होता है और कैसे क्या कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू की, ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल, स्ट्रेट, स्ट्रिप्ड और वॉलेंटरी मसल। हम इसको या तो स्केलेटल मसल बोल सकते हैं, स्ट्रैट मसल बोल सकते हैं, स्ट्रिप्ड या फिर वॉलेंटरी मसल भी हम इसको बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड वॉलेंटरी बिकॉज कॉन्ट्रेक्शन इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। इसे हम वॉलेंटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो बहुत ही कॉन्शियस कंट्रोल के दौरान होता है, इसलिए हम इसको वॉलेंटरी कंट्रोल बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिकली द सेल्स आर फाउंड टू बी roughly cylindrical in shape and may be as long as 35 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोपिकली यदि हम इसको देखते हैं तो इसकी जो सेल्स हैं वो रफली सिलेंड्रिकल शेप में हमें दिखाई देती है और कम से कम ये 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। माइक्रोस्कोपिकली इस टिश्यू की सेल पे हम जाएं तो ये हमको एक रफली सिलेंड्रिकली शेप में दिखाई पड़ेगी और मे बी ये लॉन्ग एज 35 सेंटीमीटर होगी, लंबी होंगी कितनी? 35 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम आप देखिए, स्केलेटल मसल का जो आप पिंक कलर में देख पा रहे हैं, या यदि माइक्रोस्कोपिकली इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, रफली दिखाई देगा, सिलेंड्रिकली इसकी हमको शेप दिखाई देगा जो 35 सेंटीमीटर अराउंड होगा। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होगा?
Each cell, commonly called a fibers, has several nuclei situated just under the sarcolemma और सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू है उसकी हर एक सेल को हम क्या बोल सकते हैं? कॉमनली फाइबर. ठीक है, और ये जो फाइबर होता है हैज सेवरल न्यूक्लियाई सिचुएटेड जस्ट अंडर द सार्कोलेमा या सेल मेम्ब्रेन. जो हमारी हर सेल है, मतलब टिश्यू किससे मिलके बना है? हमें पता है कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना है हमारा टिश्यू. जो मसल टिश्यूज का जो पर्टिकुलर एक सेल है उसको हम कॉमनली कहेंगे फाइबर. और ये जो फाइबर है सेवरल न्यूक्लियाई जो होते हैं हमारी सेल के अंदर, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब हर सेल का अपना न्यूक्लियाई होता है. तो अलग अलग सेल्स के न्यूक्लियाई में सिचुएटेड होते हैं. कहाँ पे? सार्कोलेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन के नीचे. ठीक है, द मसल फाइबर्स लाई पैरेलल to one another, and when viewed under the microscope they show well marked transverse dark and light bands, hence the name straight or stripped muscle. मसल फाइबर जो है वो क्या है? पैरेलल है, डाउन है, मतलब लाई पैरेलल टू अनदर एंड व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप. यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमारा जो मसल फाइबर है या एक नॉर्मल एक मसल का जो सेल है, हमारे टिश्यू का जो सेल है, या हम मसल फाइबर भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है? माइक्रोस्कोप में देखने से हमें पता पड़ता है कि वो पैरेलली हमारे मसल में मसल के नीचे, सेल मेम्ब्रेन के नीचे बिल्कुल लाई डाउन है. दे शो वेल मार्क्ड ट्रांसफर डार्क एंड लाइट बैंड्स. डार्क और लाइट बैंड्स में वो ट्रांसफरली हमको दिखाई देता है. हैंस द नेम स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड मसल. ये बिल्कुल वेल मार्क ट्रांसफर्स होते हैं, डार्क लाइट बैंड्स होते हैं, बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट और स्ट्रिप्ड मसल्स. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू. राइट हैंड साइड में आप इसका डायग्राम देख पा रहे हैं. एक डायग्राम है हमारे मसल टिश्यू का. ये बुक में बहुत अच्छे से दिया है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइब्रेरी आएँ और बुक को इशू करवाएं. देन अब हम बात करते हैं सार्कोप्लाज्म क्या होता है. द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है, कंटेन्स बंडल ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, ग्लाइकोजन, माइक्रोग्लोबिन. माइक्रोग्लोबिन क्या है? अ यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल. जो माइक्रोग्लोबिन है वो क्या है? ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो हमारे ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है. अ मायोफाइब्रिल हैज़ अ रिपीटिंग series of dark and light bands consisting of units called sarcomers. जो हमारे माइक्रोफाइब्रिल्स है वो क्या करते हैं? एक प्रकार से रिपीटिंग सीरीज करते हैं डार्क और लाइट बैंड्स की, जिसकी वजह से हम इसको सार्कोमर्स भी बोलते हैं. अ सार्कोमस रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट functional unit of a skeletal muscle fiber and consists of thin filaments of actin, thick filament of myosin. जो सार्कोमियर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है स्केलेटल मसल फाइबर की, जो बनी होती है थिन फिलामेंट ऑफ एक्टिन और थिक फिलामेंट ऑफ मायोसिन से मिलके ये बनी होती है. नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल टिश्यू. अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्केलेटल मसल टिश्यू. अब हम पढ़ रहे हैं स्मूथ मसल टिश्यू. स्मूथ मसल्स में ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज नॉन स्ट्रेच और इनवॉलेंटरी. स्मूथ मसल जो होती है वो नॉन स्ट्रेच होती है, मतलब स्ट्रेट नहीं हो पाती, और वो इनवॉलेंटरी होती है. इट इज़ नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब जस्ट अपोज टू स्केलेटल मसल. वो कॉन्शियस कंडीशन, वो उसमें जो स्केलेटल मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर कॉन्शियस कंट्रोल होता है और इसके अंदर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको इनवॉलेंटरी कंट्रोल, इनवॉलेंटरी मसल्स टिश्यूज बोलते हैं. इट इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स. ये हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उसकी वॉल्स में पाया जाता है. व्हेन एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप द सेल्स आर सीन टू बी
स्प्रिंडल शेप्ड विथ ओनली वन सेंट्रल न्यूक्लियस। जब भी हम माइक्रोस्कोप में इस टिश्यू को एग्जामिन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारे इस टिश्यू की सेल है वो स्प्रिंडल शेप में है और केवल उसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस पाया गया है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे इस टिश्यू की सेल को, तो हम देखेंगे कि हमारी सेल एक स्प्रिंडल शेप में है जिसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। There is no distinct sarcolemma but a very fine membrane surrounds each fiber. यहाँ पे किसी भी प्रकार का सार्कोलेमा नहीं होगा बट वेरी फाइन मेम्ब्रेन पाई जाएगी पूरे फाइबर के अराउंड, आसपास एक वेरी फाइन मेम्ब्रेन, बिल्कुल पतली सी थिन मेम्ब्रेन वहाँ पे पाई जाएगी जो हमारे मसल टिश्यू को कवर करके रखेगी। ये हम देख रहे हैं डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल। देन हम अब बात करते हैं हमारा थर्ड, कार्डियक मसल टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्डियक मतलब हार्ट। हार्ट में जितने भी मसल टिश्यूज होते हैं, हार्ट की मसल में जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स टिश्यू। फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की वॉल पे जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं उसको हमने क्या कहा, कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल्स हैज cross striations formed by rotating segment of thick and thin protein filaments। कार्डियक मसल्स में क्रॉस स्ट्रेंड्स पाए जाते हैं जो फॉर्म करते हैं रोटेटिंग सेगमेंट ऑफ थिक एंड थिन प्रोटीन फिलामेंट्स। ईच फाइबर, फाइबर का मतलब यहाँ सेल से है, ओके। ईच फाइबर हैज अ न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। हर सेल के पास में एक अपना न्यूक्लियस होगा और एक या एक से ज़्यादा वहाँ पे उसकी ब्रांचेस होगी। इट इज़ द डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। माइक्रोस्कोपिकली दीज जॉइंट्स और intercalated discs can be seen as lines which are thicker and darker than the ordinary cross strips. A wave of contraction spreads from cell to cell across the intercalated disc, which means that cells do not need to be stimulated individually। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली यदि हम देखें तो उसके जो जॉइंट्स हैं वो क्या है, हम सीन कर सकते हैं लाइंस में, थिकर एंड डार्कर देन ऑर्डिनरी क्रॉस स्ट्रिप्स। एंड जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो पूरी सेल में या सेल के अक्रॉस वो फैला होता है। इसका मतलब ये होता है कि सेल वो जो है हमारी, उसको किसी भी प्रकार से इंडिविजुअली स्टिमुलेट होने की ज़रूरत नहीं है। देन है अब हमारा कंप्रेशंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब हमने कुछ कैटेगराइज पार्ट कर दिए हैं हमारे तीनों मस्कुलर टिश्यू के। पहला हमारा स्मूथ है, दूसरा हमारा कार्डियक है और तीसरा हमारा स्केलेटल है। अब हम लोकेशन की बात करें तो हमारा स्मूथ मसल्स टिश्यू जो है, मस्कुलर टिश्यू है, वो कहाँ पाया जाएगा, तो हम देखेंगे कि जो अभी हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसकी एक हमने टेबल बना ली है, तो टेबल से भी आप इसको समझ सकते हैं। हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं। लोकेशन जो है स्मूथ मसल की वो है वॉल ऑफ होलो ऑर्गन, वेसल्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेज वेज। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाएगी, एक तो जो भी हॉलो ऑर्गन्स होंगे उनकी वॉल पे, वेसल्स पे मतलब ब्लड वेसल्स पे, और रेस्पिरेटरी पैसेज वेज जो होगा वहाँ पे स्मूथ मसल देखी जाएगी। कार्डियक वॉल ऑफ हार्ट, स्केलेटल अटैच्ड टू बोन, मतलब स्केलेटल का मतलब भी हम समझ पा रहे हैं कि मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, बोन्स की। तो बोन से जितनी भी अटैच्ड मसल होंगी उसको क्या कहेंगे हम, स्केलेटल मसल। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी मसल्स होंगी उसको कहेंगे हम कार्डियक मसल टिश्यूज। एंड जो भी इसके अलावा जितनी भी बची होंगी वो आ जाएंगी सब हमारी स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज में। अब सेल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्मूथ मसल के। ट्रैप्ड एट ईच एंड, ब्रांचिंग नेटवर्क, नॉन स्ट्रिक्टेड। कार्डियक में ब्रांचिंग नेटवर्क होगा स्पेशल मेम्ब्रेन में, बिटवीन सेल सिंगल न्यूक्लियस, लाइटली स्ट्रेट, मतलब लाइटली वो स्ट्रेट होगा, और हमारे स्मूथ में किसी भी प्रकार का स्ट्रेटेड नहीं है एंड ब्रांचिंग नेटवर्क है। एंड स्केलेटल में लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल
मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविली स्ट्रेट। एक तो लॉन्ग होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, उसके बाद में मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे और हैविली वो स्ट्रेट होंगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं तीनों डायग्राम में, आप डिफरेंस कर लीजिए कि एक में बिल्कुल नॉन स्ट्रेट है, एक में स्लाइटली स्ट्रेट है और एक में बिल्कुल हैविली स्ट्रेटेड है। अब हम बात करते हैं वही स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ में यदि हम कंपेयर मसल टिश्यू, तो हम स्केलेटल में देखते हैं स्ट्रेशंस जो हैं इसमें स्ट्रिक्ट हैं, इसमें समवॉट स्ट्रिक्ट है, इसमें नॉन स्ट्रिक्टेड है। अब सेल्स जो हैं इसमें स्ट्रेट, सिलेंड्रिकल, पैरेलल एंड नॉन ब्रांचिंग होगी स्केलेटल में। कार्डियक की सेल्स जो होंगी वो टैपर्ड होंगी, सिलेंड्रिकल, पैरेलल होंगी एंड ब्रांच्ड होंगी। एंड जो स्मूथ मसल की सेल्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड की होंगी। न्यूक्लियस जो होगा स्केलेटल मसल टिश्यू में वो मल्टी न्यूक्लियाई होगा, पेरिफेरल होगा। कार्डियक में न्यूक्लियस मोस्टली यूनी न्यूक्लियस होगा, मोस्ट पेरिफेरल होगा। और न्यूक्लियस जो स्मूथ में होगा वो यूनी न्यूक्लियस सेंट्रल में होगा। ठीक है, दोनों में स्केलेटल में और कार्डियक में पेरिफेरल है और स्मूथ में वो सेंट्रल है, पर न्यूक्लियस हमने तीनों में देखा, एक में एक होगा, एक में भी एक होगा और जो स्केलेटल होगा उसमें मल्टी न्यूक्लियस होंगे। डिस्क जो होंगी स्केलेटल में होंगी ही नहीं, नन होंगी, और कार्डियक में इंटरकैलेटेड होगी और स्मूथ में भी नहीं होगी। मतलब जो डिस्क है वो केवल कार्डियक में ही पाई जाएंगी। लोकेशन जो होंगी वो स्केलेटल में अटैच्ड बोन होंगी, कार्डियक में कार्डियक वॉल पे देखी जाएगी और स्मूथ मसल में हॉलो ऑर्गन जितने भी होंगे वहाँ पर ये पाए जाएंगे। कंट्रोल जो होगा स्केलेटल का वो वॉलेंटरी होगा और कार्डियक और स्मूथ का इनवॉलेंटरी होगा। फंक्शन जो होंगे ये मेन चीज़ है हमारी स्केलेटल की, कार्डियक और स्मूथ की, कि उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शन जो होंगे स्केलेटल के वो बॉडी मूवमेंट करवाना होगा, कार्डियक का फंक्शन हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाना होगा और स्मूथ मसल टिश्यू का फंक्शन होगा विसरल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये काम करेंगे। अब स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा इन तीनों का, तो स्केलेटल में स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही फास्ट होगा, कार्डियक में इंटरमीडिएट होगा, मतलब स्लो, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, मिडिल टाइप का रहेगा, और स्मूथ मसल में बहुत ही स्लो होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी मस्कुलर टिश्यू की। अब हमारा सेकंड टिश्यू है नर्वस टिश्यू। परसों हमने बात की थी हमारा एपिथेलियम टिश्यू, कल हमने बात की थी कनेक्टिव टिश्यू। आज हम दोनों टिश्यू को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ लिया मस्कुलर टिश्यू और अब हम पढ़ रहे हैं हमारा नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है? दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन नर्वस सिस्टम। वो टिश्यू जो हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है उसको क्या कहा हमने? नर्वस टिश्यू। टू टाइप्स के होते हैं, क्या होता है? एक्साइटेबल सेल्स नर्वस न्यूरॉन्स, एक्साइटेबल सेल्स न्यूरॉन्स, दूसरा होता है नॉन एक्साइटेबल सेल जिसको बोलते हैं हम न्यूरोलजिया। ठीक है, जो एक्साइटेबल सेल्स वाला टिश्यू होगा वो होगा न्यूरॉन्स और नॉन एक्साइटेबल वाला होगा वो होगा न्यूरोलजिया। अब इसके फंक्शन होंगे इरेटेबिलिटी, द कैपेसिटी टू रिएक्ट टू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। इनकी कैपेसिटी होगी, इरेटेबिलिटी होंगे, मतलब कि इनका क्या काम होगा? हमारे नर्वस टिश्यू का ऐसी कैपेसिटी इनमें होगी कि ये वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स जो भी हमारे नर्व सेल से कांटेक्ट कर रहे हैं उसके प्रति वो रिएक्ट करेंगे। कंडक्टिविटी, द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द रिजल्टिंग रिएक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कंडक्टिविटी वाला फंक्शन भी इसमें देखा जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होगा? एक ऐसी एबिलिटी इन सेल्स की, इन टिश्यू की, जो हमारे जो भी किसी भी प्रकार का जो भी इंडक्शन होगा या किसी भी प्रकार का ट्रांसमिशन होगा उसको उस रिएक्शन से वो वाली रिएक्शन को ट्रांसमिट करना वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। दिस इज द फंक्शन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन और नर्व सेल। नर्व सेल को भी हमने न्यूरॉन कहा। इज एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स दैट रिसीव्स, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल
सिग्नल। न्यूरॉन का क्या काम है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकली हमने दो टाइप देखे थे, अब हम फिर से देख लेते हैं। न्यूरॉन्स जो एक्साइटेबल सेल होंगे और न्यूरोलजिया जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेबल सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स होंगी इनका काम क्या होगा? एक तो रिसीव करना किसी भी सिग्नल को। कौन से सिग्नल? हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे एंड केमिकल सिग्नल्स होंगे। दो टाइप के सिग्नल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो उन सिग्नल्स को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, देन उसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, इलेक्ट्रिकल से एंड केमिकल से ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। तो उसको क्या कहा हमने? न्यूरॉन्स या नर्व सेल, जिसका ये काम होता है। इसलिए हमने इसको एक्साइटेबल सेल भी कहा, क्योंकि इतना एक्साइटेड होके सारे काम फटाफट निपटाती है। इट इज द वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम का वर्किंग यूनिट है। कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विथ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, डेंड्रिट्स, एक्सॉन्स एंड पोल। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन होता है किससे मिलके बना होता है? सबसे पहले तो इसका जो सेल बॉडी होता है वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होता है, जिसके अंदर डेंड्रिट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, पोल होता है। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं न्यूरॉन का, ये आप लोगों ने 12th की जो आपका बायो था उसमें भी आपने देखा होगा। अब हम बात करते हैं न्यूरोलजिया, न्यूरोलिया। ठीक है, Neuralgia forms the support structure of nervous tissue, insulating and protecting neurons. Neuralgia जो है वो सपोर्ट स्ट्रक्चर है हमारे नर्वस टिश्यू का, जो हमारे न्यूरॉन्स को भी प्रोटेक्ट करके और इंसुलेट करके रखता है। दे आर एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोल्जिया एंड एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, ये एक प्रकार से एस्ट्रोसाइट्स सेल्स होती हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोल्जिया होते हैं, एपिडाइमल सेल्स होते हैं। अभी सेल्स क्या होती है? मतलब न्यूरोलजिया जो होता है वो इस टाइप की सेल से मिलके बना होता है। अब ये 1 2 3 4 कौन सी सेल होती है, क्या काम होता है इनका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमने हमारा नर्वस टिश्यू जो थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब इसमें एक टॉपिक और है हमारा, टिश्यू रीजनरेशन। हमारे टिश्यू का रीजनरेशन कैसे होगा वो हम देखते हैं। द एक्सटेंट टू विच regeneration is possible depends on the normal rate of physiological turnover of particular types of cell. The extent of which regeneration is possible, किस कंडीशन में हमारी सेल का हमारे टिश्यू का रीजनरेशन होगा? डिपेंड्स ऑन ओनली नॉर्मल रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल टर्नओवर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल का जब नॉर्मल रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल टर्नओवर होगा, इसी पे डिपेंड होगा कि हमारे टिश्यू का रीजनरेशन होना है या नहीं। दोज विथ a rapid turnover regenerate most effectively. Types: liable cell, stable cell and permanent cell. जो हमारा रीजनरेशन होगा, टर्नओवर रीजनरेट होगा, वो किसकी वजह से इफेक्टली होगा? एक तो लाइबल सेल, दूसरा स्टेबल सेल और तीसरा है हमारा परमानेंट सेल। अब देखते हैं कि लाइबल सेल्स क्या होते हैं। लाइबल सेल्स आर दोज इन विच replication is normally a continuous process. They include cell in epithelium of example skin, mucous membrane, secretory glands, ducts and uterus lining. ये जो हमारे लाइबल सेल्स हैं ये क्या होंगे? रेप्लिकेशन होंगे नॉर्मली कंटिन्यूस प्रोसेस में। और इसके अंदर कौन कौन सी सेल पाई जाएंगी? हमारी स्किन की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, सिक्रेटरी कुछ ग्लैंड्स पाई जाएंगी, डक्ट्स एंड यूटेरस लाइनिंग हमारी पाई जाएगी। किसकी? एपिथेलियम की। बोन मेरो, ब्लड, स्प्लीन एंड लिम्फोइड टिश्यू। अब बात करते हैं हम स्टेबल सेल्स की। Stable cells have retained the ability to replicate, but do so infrequently. They includes liver, kidney, and pancreatic cell, fibroblasts, smooth muscle cell,
स्मूथ मसल सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स इन बोन। स्टेबल सेल्स जो हैं वो मोस्टली रिटेन करेंगी ऐसी एबिलिटी को जो रेप्लिकेट हो, पर डू सो इनफ्रिक्वेंटली, बहुत इनफ्रिक्वेंटली रेप्लिकेट होंगी। और किसके अंदर स्टेबल सेल हम देख पाएंगे, किसके अंदर ये फिर से रीजनरेट होगा, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर एंड पैंक्रियाटिक सेल के अंदर। फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल एंड ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट इन द बोन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स आर अनेबल टू रेप्लिकेट आफ्टर नॉर्मल ग्रोथ इज कंप्लीट। मतलब परमानेंट सेल नाम से समझ में आ रहा है, एक बार सेल हमारी परमानेंटली ग्रोथ हो गई है, नॉर्मल ग्रोथ हो गई है, तो फिर से उसका रेप्लिकेशन होना अनेबल है, मतलब वो फिर से नहीं होगा। दे इंक्लूड नर्व सेल। एक बार नर्व सेल बन गई न्यूरॉन्स में, तो जैसे न्यूरॉन्स है, नर्व सेल के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो एक बार बन गई तो वो फिर से हमारी रेप्लिकेट नहीं होगी। स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, तो इस जो स्केलेटल एंड कार्डियक मसल का जो टिश्यू है, जो उसका टिश्यू का जो सेल है, वो भी एक बार नॉर्मल ग्रोथ उसका यदि कंप्लीट हो गया तो वो फिर से रेप्लिकेट नहीं होगी। तो दिस इज द रीजनरेशन टिश्यू रीजनरेशन। तो आज हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू एंड टिश्यू जनरेशन। आज हमारी यूनिट फर्स्ट यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट सेकंड देखेंगे। थैंक यू।